यूपी बोर्ड क्लास 9th में पढ़ने वाले सभी स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पाल माई नॉलेज टू यू में। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें और नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें। इस वीडियो में आप देख रहे हैं हिंदी काव्य खंड का पार्ट 5 पंचवटी, जिसके कवि हैं मैथिली शरण गुप्त। तो चलिए शुरू करते हैं पहली पद से। चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अग्नि और अंबर तल में, पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से, मानो झीम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से। व्याख्या से पहले एक बार संदर्भ देख लेते हैं। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक की काव्य खंड के पंचवटी नामक शीर्ष से लिया गया है और इसके लेखक मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित खंड काव्य पंचवटी से लिया गया है। इस शीर्षक को अर्थात पंचवटी शीर्षक को। अब बात करते हैं प्रसंग की। तो सबसे पहले व्याख्या देख लेते हैं, क्योंकि व्याख्या के बगैर आप इसके प्रसंग नहीं लिख पाएंगे। प्रसंग होता है सब्जेक्ट, अर्थात क्या विषय है इस पद में, क्या विषय है, क्या सब्जेक्ट है। तो सबसे पहले व्याख्या देख लेते हैं। तो गुप्त जी पंचवटी की रात्रिकालीन सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहते हैं कि चांदनी रात में ही होती है, इसलिए रात्रिकालीन व्याख्या हो रही है। तो रात्रिकालीन सौंदर्य का वर्णन करते हुए मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं कि चारु चंद्र की चंचल किरणें, चारु अर्थात सुंदर, सुंदर चंद्रमा की चंचल किरणें जल और थल के सभी स्थानों पर खेल रहे हैं, अर्थात खेल करती हुई प्रतीत हो रही है। अग्नि अर्थात धरती और अंबर तल में, तो धरती से लेके आकाश तक, अंबर तक स्वच्छ चांदनी की, स्वच्छ चांदनी अर्थात साफ स्वच्छ चांदनी ऐसे फैली हुई है जैसे धरती और आकाश में कोई सफेद चादर बिछी हुई हो। पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से। पुलक अर्थात प्रसन्नता और धरती प्रकट करती है, तो धरती अपनी प्रसन्नता या हर्ष को हरी तृणों की नोकों से, अर्थात हरे तिनकों की नोकों के माध्यम से उन्हें हिलाकर प्रकट कर रही हैं। अर्थात तिनकों की नोक चांदनी से जब चमकती है और उसी चमक के कारण पृथ्वी अपनी प्रसन्नता प्रकट करती है, प्रसन्नता व्यक्त करती है। मानो झीम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से। तरु, तरु भी अर्थात वृक्ष भी मंद मंद सुगंधित वायु के झोंकों से झूमते हुए मानो अर्थात प्रतीत हो रहे हैं। अर्थात वृक्षों को देखकर ऐसा लगता है कि वे भी अपनी प्रसन्नता प्रकट करते हुए झूम रहे हैं। अब बात करते हैं प्रसंग की। तो प्रसंग प्रस्तुत पद में कवि ने चांदनी रात में पंचवटी की प्राकृतिक सुंदरता का वर्णन किया है। अब देखते हैं काव्यगत सौंदर्य। तो भाषा इसमें मैथिली शरण गुप्त जी ने साहित्यिक खड़ी बोली भाषा का प्रयोग सभी पदों में किया है। गुण इसमें माधुर्य और प्रसाद गुण है। इसमें छंद, इसमें मात्रिक छंद है। इसमें रस, इसमें श्रृंगार रस है और शांत रस है। शांत रस क्यों है? क्योंकि इसमें कोई भी हंसी नहीं है, कोई भी रस नहीं है और कोई भी विभत्स अर्थात घृणा वाली कोई बात नहीं है इसमें। और इसमें श्रृंगार रस इसलिए है क्योंकि जैसे धरती और अंबर के बीच में सफ़ेद चांदनी की चादर बिछी हुई है, अर्थात श्रृंगार हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पर श्रृंगार और शांत रस है। अब बात करते हैं अलंकार की। चारु चंद्र, देखिए यहाँ पर च और च रिपीट हो रहा है, आवृत्ति हो रही है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। जल थल, देखिए ल आवृत्ति हो रही है। पुलक प्रकट में भी प रिपीट हो रहा है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। चलिए देखते हैं दूसरे पद को। पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बना, उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भीक मना, जाग रहा यह कौन धर उधर जबकि भुवन भर सोता है, भोगी कुसुमायुध योगी सा बना दृष्टिगत होता है। अब संदर्भ सभी पदों के लिए वही संदर्भ यूज करेंगे पूरे इस पाठ में, अर्थात पंचवटी इस पाठ में सभी पदों के लिए सेम
संदर्भ आप यूज़ करेंगे। प्रसंग बात करेंगे बाद में, पहले व्याख्या देख लेते हैं। तो गुप्त जी कहते हैं कि पंचवटी की छाया में सुंदर पर्ण कुटीर बना, अर्थात पत्तों की एक कुटिया बनी हुई है। पंचवटी की छाया में एक सुंदर पत्तों की कुटिया बनी हुई है और उस कुटिया के सम्मुख अर्थात सामने एक स्वच्छ शिला पर, स्वच्छ एवं साफ पत्थर की शिला पर कोई धीर अर्थात धैर्यवान, वीर अर्थात वीर और निर्भीक अर्थात निर्भयी मनुष्य बैठा हुआ है। शिला पर मना अर्थात बैठा हुआ है। धनुर्धर है, जिसने अपने हाथों में धनुष धारण किया हुआ है। जाग रहा, ये कौन धनुर्धर, लेकिन ये धनुर्धर कौन है, कौन व्यक्ति है जो जाग रहा है, इतनी रात में भी जाग रहा है, जबकि भुवन भर सोता है, जबकि पूरा संसार, भुवन भर यानी कि पूरा संसार सो रहा है। लेकिन यह कौन धनुर्धर, कौन धनुर्धर व्यक्ति है, धनुर्धर वीर व्यक्ति है जो इतनी रात्रि में भी जाग रहा है। भोगी कुसुमायुध योगी सा बना दृष्टिगत होता है। भोगी अर्थात सांसारिक सुखों में लिप्त और कुसुमायुध यानी कि कामदेव, योगी सा यानी कि योगी जैसे बना दृष्टिगत होता है। दृष्टिगत यानी कि दिखाई देता है, योगी जैसे दिखाई देते हैं, अर्थात उसके रूप, सौंदर्य और तन्मयता को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है ये सांसारिक सुखों में लिप्त भोगी अर्थात सांसारिक सुखों में लिप्त कामदेव योगी के वेश में, योगी सा बना, योगी के वेश में यहाँ आकर बना अर्थात बैठ गया हो। दृष्टिगत होना अर्थात प्रतीत होना, ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो सांसारिक सुखों में लिप्त कामदेव योगी के वेश में यहाँ आकर बैठ गया है। अब चलिए अब देखते हैं प्रसंग। तो प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने पंचवटी की कुटिया की सुरक्षा करने वाले लक्ष्मण की व्यक्तिगत चरित्र और उसकी कर्तव्य निष्ठा का मनमोहक चित्रण किया है। अब बात करते हैं काव्य सौंदर्य की। तो उसमें भाषा शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली भाषा का प्रयोग इसमें हुआ है। गुण प्रसाद, छंद इसमें मात्रिक छंद है, सभी पदों में मात्रिक छंद है, ध्यान रखें, याद रखें। और शब्द शक्ति इसमें अभिधा है। शैली भावात्मक शैली इसमें है और रस शांत रस है, बिल्कुल शांत है। रात्रि में कोई हंसी नहीं, कोई घृणा नहीं, कोई भय नहीं, तो इसमें शांत रस का प्रयोग इसमें हुआ है। अब बात करते हैं अनुप्रास अलंकार की। तो देखिए भुवन भर, भ भ, तो भ शब्द की, भ वर्ण की पुनरावृत्ति हो रही है, इसलिए इस कारण से यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। और देखिए कुसुमायुध योगी सा, इसमें जो शब्द है सा, ये उपमेय और उपमान की तुलना किए जाने के कारण यहाँ पर उपमा अलंकार है। उपमा अर्थात तुलना की जाती है किसी के साथ, तो वहाँ उपमा अलंकार आती है। तो यहाँ पर दो अलंकार का प्रयोग इसमें हुआ है, अनुप्रास अलंकार और उपमा अलंकार। सो इस वीडियो में दो पदों की व्याख्या मैंने की है। होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा और समझ आया होगा दोनों पद। तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।